आज क्लास में भी हुआ था ना वो क्या। चलिए हेडिंग आज डाले थे और कुछ टेस्ट भी दिए थे, है ना। टेस्ट योर सेल्फ में था। चलो उससे आगे पढ़ते हैं। आप लोगों को तो वो कैब शायद अब समझ में आ रहा हो। चलिए चलो देखो, एक वर्ड है जिसका स्पेलिंग है, देखो HORD, होड। ये होड का मतलब होता है एक बड़ा समूह, मतलब बड़े लोगों का क्या होता है, ग्रुप। अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, जिसको क्या कहोगे, होड। एक और होता है HORD, होड। होड मतलब होता है छिपा कर संग्रह करना। कभी कभी देखो कई पैसे को आप छिपा कर कलेक्ट करके रखते हो, एक बड़ा अमाउंट के तौर पे कभी ना कभी दिखता वो, तो उसको क्या कहोगे, होड कर रहे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। और वैसे चीज़ों को जो कलेक्ट करके आप रख रहे हो छोटा छोटा छिपा कर, तो उसको होर्डिंग कहते थे ना, होर्डिंग करते। और एक और होर्डिंग का मतलब वो भी होता है जहाँ पे देखोगे बड़े बड़े जगह पे पोस्टर टंगा होता है, वो होर्डिंग की कैटेगरी में वो भी आती है। आपने देखा हो कई शहरों में लोहे का मतलब बना होता है स्केल वगैरह, ऐसा देखा है कि नहीं, एंगल, और उस पर फिर क्या बनाते हैं, पूरा बैनर या पोस्टर लगा होता है ना पूरा, उसको भी आप होर्डिंग ही कहते हो। लेकिन ये होर्डिंग मतलब क्या होता है, वर्ब के तौर पर, ये नॉन की तरफ होगा। समझ पा रहे कि नहीं पर, ये होर्डिंग अलग है और वो होर्डिंग क्या है, वो अलग होगा, कंटिन्यूस वे में यूज़ होगा। तो ये होर्ड का मतलब क्या होगा, छिपा कर किसी चीज़ को संग्रह करना। जैसे कोई बच्चा छोटे स्मॉल बैंक में जैसे चुक्के में कैसे छुपा कर अपना पैसा रखता है, एक बार तोड़ता है तो देखोगे निकलता है 200-500 रुपया, होता है कि नहीं, बचपन में किए होंगे। वैसे ही छिपा कर संग्रह करना, छुपा कर रखना हो क्या कहोगे, होर्ड कहोगे। टू स्टोर इन अ सीक्रेट प्लेस। सीक्रेट का मतलब होता है छुपा हुआ, रुस्तम जिसको आप कहते हो। प्लेस का मतलब छुपा हुआ जगह में क्या करना है, स्टोर करना। स्टोर का मतलब जमा करना, उसको क्या कहोगे, होर्ड कहोगे। एक HORD, होर्ड का मतलब क्या समझोगे, एक बड़ा समूह, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। समझ पा रहे, जैसे मेले फेयर में कभी क्या होता है ना, उसको कहेंगे आप होर्ड किया हुआ। एक होता है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता, जिसमें आपकी सादगी दिखता हो। विनम्रता की जगह क्या कहोगे, सादगी, जिसमें सिंपलिसिटी आपका आता है। समझ पा रहे कि नहीं। विनम्रता, ना किसी से गुस्सा, ना ज़्यादा दुश्मनी वगैरह होता है ना, एकदम सादगी की तरह लाइफ जीते हो, विनम्रता होता है, उसमें कहोगे द क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल। समझ पाए, वैसा क्वालिटी, वैसा मतलब गुण जिसमें आप क्या हो, हम्बल हो जाओ। हम्बल मतलब समझ, एकदम सादगी आ जाए जिसके अंदर, सिर्फ इंसानियत आ जाए, उसको कहेंगे आप। एक और होता है जिसका नाम ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन का मतलब क्या होता है, अपमान। समझ पा रहे कि नहीं। जैसे कहते हो ना, आई कैन नॉट बियर दिस ह्यूमिलिएशन, मैं इस अपमान को सह नहीं सकता। समझ पा रहे कि नहीं पढ़े। और इसी को कहते हैं डिसरिस्पेक्ट। समझ पा रहे कि नहीं पढ़े, जिसको आप क्या कहते हो, बेइज्जती कहते है ना। अब आओगे जिसका नाम है हिस्टोरिक। हिस्टोरिक का मतलब होता है महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट। समझ पा रहे कि ना। हिस्टोरिक डेट आपने देखा होगा, हिस्टोरिक डेट मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण डेट। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। एक और होता है जिसका नाम होता है हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल मतलब होता है ऐतिहासिक। समझ पा रहे, जो रिलेटेड टू किससे होता है, हिस्ट्री से होता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। एक और होता है जिसका नाम है हिस्टोरिकल। हिस्ट्रियोनिक। हिस्ट्रियोनिक मतलब होता है नाटकीय एवं चढ़ा बढ़ाकर। जैसे किसी चीज़ को देखोगे, कोई इंसान इतना बोलता है तो कोई इतना कर देता है, कभी कभी देखा है, उसी को कहते हैं हिस्ट्रियोनिक। हिस्ट्रियोनिक मतलब होता है चढ़ा बढ़ाकर कहना। आपने देखा हो कहीं लड़ाई गांव में करवाने वाले मिलते हैं, कोई इतना कहा तो उतना कहा दिया, सासू बहू में लड़ाई चलता है वैसे ही होता है। वही सिस्टम को क्या कहोगे आप, हिस्ट्रियोनिक। हिस्ट्रियोनिक मतलब नाट्य या चढ़ा बढ़ाकर, जिसको आप क्या कहते हो, ड्रामेटिक। ड्रामा दिखा के ऐसे करते हैं ना कि देखिए ऐसे ऐसे किया था मेरे साथ, लेकिन वैसा होता नहीं है। या इसको एंड एग्जैजरेट का मतलब क्या कहोगे, एग्जैजरेट का मतलब भी होता है बढ़ा चढ़ा कर करना किसी चीज़ को। आपने देखा भी होगा कोई एक का चार लगा के बोलता कभी कभी, उसी को क्या कहोगे, एग्जैजरेट करना, ड्रामेटिक टाइप का, या हिस्ट्रियोनिक कहते हैं उसको। क्लियर है। अब एक और है जिसका नाम है ह्यूमैन। ह्यूमैन का मतलब क्या समझोगे, आदमी, जिसको आप मानव कहते हो, रिलेटिंग टू मैन। समझ पा रहे। एक और है ह्यूमैन, इसका मतलब क्या होता है, दयालु, काइंड। समझ पा रहे कि नहीं पर। डू हैव ह्यूमैन, इसका मतलब क्या समझोगे, कि आपके पास काइंडनेस है, दयालुपन है कि नहीं। अब एक और वर्ड है देखो, इलीगल। और एक और वर्ड है इलिसिट। इलिसिट पहले भी पढ़े थे, याद है आपको। इलिसिट का मतलब होता है जब समाज एक्सेप्ट ना करे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। ऐसे सोसाइटी रिजेक्ट करता है कई से चीज़ों को, उसको क्या कहोगे, इलिसिट है। और कानून अगर रिजेक्ट करता है तो उसको इलीगल कहेंगे। दोनों में फ़र्क है। कानून यानी अगेंस्ट द लॉ हो जाए, कानून रिजेक्ट करता है कि ये गलत है, तो उसको आप इलीगल कहना। अगर कोई सोसाइटी गलत मानता है तो उसको क्या कहोगे आप। अब देखो कैसे, जैसे मालूम चला कई जगह पे देखोगे दो शादी हो जाता है एक इंसान का, तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती कि देखो
एक ही आदमी दो दो शादी कर बैठा है, उसको पता नहीं, मतलब गलत निगाहों से देखता। अगर 3 हो जाए तब तो समझ जाओ कहानी अलग हो जाएगा। समझ पा रहे? पूरी कहानी उसी के बारे में गांव में चलेगी, जान रहे हो? 1 नहीं 2 नहीं 3 से मन नहीं भर रहा है ना ऐसा चलता कभी कभी। तो देखो इसको क्या कहेंगे, इलिसिट कहेंगे। इलिसिट मतलब समझा ये? अब इसको देखो, कानून एक्सेप्ट कर रहा, इस्लामिक कानून इसको एक्सेप्ट करता है, जबकि इलिसिट मतलब सोसाइटी इसको डिसअप्रूव कर देगा कि गलत है। एक तो हो नहीं रहा सबसे, दूसरे लोग तीसरा चौथा ट्राई कर रहे हैं। इसको देखो इलिसिट, और मुझे उम्मीद है इलीगल में समझ में आ गया। कानून अगर रिजेक्ट कर दे तो क्या होगा? इलीगल। अगर सोसाइटी डिसअप्रूव कर रहा, गलत समझ रहा, तो उसको क्या कहोगे? इलिसिट कहोगे, अवैध कहोगे। अवैध और गैर कानूनी में फ़र्क है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? आपने देखा होगा कि कुछ लोग अवैध कहते। अवैध का मतलब क्या होता है? सोसाइटी ही नहीं एक्सेप्ट करता, बाकी कानून एक्सेप्ट उसको करता है। देखो करता है हर जगह पे, आप जाओगे बाहर जगह में भी बहुत जगह एक्सेप्टेबल है ये चीज़। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? क्या नहीं, गलत नहीं है, परमिशन लेना पड़ता है, वो कानून पढ़ना पड़ता है, सब धार्मिक का अलग अलग पर्चा है इसमें पढ़ना बेकार है। बाकी आपकी मर्ज़ी, जितना करना करें, लेकिन संभाल सको तो ठीक है, नहीं तो फिर मुश्किल है भाई। एज यू विश। हाँ हाँ, अपनी मर्ज़ी से हाँ कर तो लेते हैं कई लोग, ठीक है। अब देखो एक वर्ड है जिसका नाम है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय, अनबिलीवेबल। जैसे मालूम चला ताजमहल का बनना, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? अनबिलीवेबल चीज़ है जिसको अविश्वसनीय कहते हो, कि आज तक कोई दोबारा बना नहीं पाएगा। इनक्रेडिबल थिंग्स होगा, समझ पा रहे कि नहीं? इनक्रेडिबल मतलब होता है अविश्वसनीय, जैसे मतलब बिलीव ना हो कि वाह क्या चीज़ है। एंड इनक्रेडुलस का मतलब होता है जो विश्वास ना करे किसी पे। नॉट रेडी टू बिलीव समथिंग और समवन, किसी भी चीज़ पर या किसी भी पर्सन पे वो यकीन ना करे, उसको क्या कहोगे आप? क्रेडुलस कहो, इनक्रेडुलस कहोगे। एक वर्ड और क्रेडुलस पढ़े थे, जिसको लोग बहुत जल्दी, जिस पे जो लोग किसी पे भी जल्दी से यकीन कर लेते हैं ना, क्रेडुलस टाइप का इंसान, जिसको जल्दी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है। मैनिपुलेट जिसको कहोगे, मैनिपुलेट एक वर्ड है जिसको आप क्या कहोगे? चेंज करना, बदलाव करना। मैनिपुलेशन इसी से वर्ड आ गया, मिलेगा आपको। मैनिपुलेट कर दिया, मैनिपुलेट मतलब समझ, बदलाव किया, चेंजेस किया। समझ पा रहे? और मुझे उम्मीद है कि ये क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। बताओ होर्ड का मतलब क्या होगा? एक बड़ा समूह, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। होर्ड का मतलब क्या होगा बताओ? छिपा कर संग्रह करना। आप कई जगह पे करते हो किसी भी चीज़ को, तो उसको क्या कहोगे? होर्ड करना। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है? विनम्रता, जिसको आप सादगी कहते हो, कई इंसानों के अंदर होता भी है, ठीक है ना। ह्यूमिलिएशन का मतलब क्या होगा? अपमान, डिसरिस्पेक्ट होगा। हिस्टोरिक का मतलब क्या होता है? महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट होगा। हिस्टोरिकल का मतलब क्या होता है? ऐतिहासिक, रिलेटिंग टू हिस्ट्री। हिस्ट्रियोनिक का मतलब क्या होगा? नाटकीय या चढ़ा बढ़ाकर। ह्यूमैन का मतलब क्या होगा? रिलेटिंग टू मैन, मानव, आदमी। ह्यूमैन का मतलब दयालु, काइंड, समझ पा रहे? जिसके अंदर विनम्रता हो, ठीक है ना, दया हो। इलीगल का मतलब क्या होगा? गैर कानूनी, जिसको अगेंस्ट द लॉ हो, लॉ यानी कानून के खिलाफ हो, कानून उसको एक्सेप्ट ना करो। ILLICIT, इलिसिट का मतलब होगा अवैध, जिसको डिसअप्रूव किया गया हो सोसाइटी के थ्रू। समझ पा रहे? समाज इसको एक्सेप्ट ना किया, उसको कहेंगे। एक और वर्ड है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय, जिसपे विश्वास ना किया जाए। जैसे कोई 5 साल का बच्चा 50 किलो का बड़ा उठा ले, तो इनक्रेडिबल थिंग हो गया वो हमारे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कि वाह अविश्वसनीय कैसे हो सकता? समझ पा रहे? 10 साल का या 5 साल का बच्चा ऐसा करने लगे, 50 किलो 60 किलो को बड़ा उठा ले, तो हैगा कि नहीं होगा? आप लोग में से कई लोग नहीं उठा पाएंगे, होगा कि नहीं? कि कई लोग को सहारा का ज़रूरत पड़े। समझ पा रहे? कई लोग तो खुद उठ जाएंगे ऐसे चक्कर में कि मालूम चला चल दिए, ठीक है। तो इनक्रेडुलस का मतलब होता है जो विश्वास ना करे किसी भी चीज़ों पे या किसी पर भी। नॉट रेडी टू बिलीव समवन और समथिंग, ठीक है ना। और मुझे उम्मीद है कि ये बातें क्लियर है। चलिए अब हेडिंग डाले। चलो कुछ बातें फ़िलहाल बताए थे परसों, है ना? क्या बताए थे बताओ? ट्रांसलेशन दिए थे, जल्दी से बोलिए। ट्रेन खुलने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। आई हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड। आई हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड। पापा के घर पहुंचने से पहले मैं घर पहुंच चुका था। पापा के घर पहुंचने से पहले मैं घर पहुंच चुका था। आई हैड रीच्ड होम बिफोर फादर रीच्ड। आई हैड रीच्ड होम बिफोर फादर रीच्ड। बोलिए आगे। घंटे बजने से पहले वह लड़का विद्यालय पहुंच चुका था। घंटे बजने से पहले वह लड़का विद्यालय पहुंच चुका था। दैट बॉय हैड रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रैंग। होगा ना?
बाद मैंने इस किताब को लिखा। उसके लिखने के बाद मैंने इस किताब को लिखा। आई रोड दिस बुक आफ्टर ही हैड रिटन, या दिस बुक भी लगा सकते हैं एंड में अगर ना चाहो तो। आगे बताओ। उसके दिल्ली जाने के बाद मैं लंदन गया। उसके दिल्ली जाने के बाद मैं लंदन गया। आई वेंट टू लंदन आफ्टर ही हैड गॉन टू दिल्ली। आई वेंट टू लंदन आफ्टर ही हैड गॉन टू दिल्ली। आगे बताओ। ट्रेन खुलने के बाद वह स्टेशन पहुंचा, तो क्या लिखोगे? ही रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड, या गोन भी कह सकते हो। क्या हिंदी क्या था? ट्रेन खुलने के बाद वह स्टेशन पहुंचा, तो ही रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड, या गोन लगा सकते हो। अगर खुलने का सेंस है तो स्टार्टेड ही लिखो, अगर जाने का सेंस है कि जाने के बाद, ट्रेन जाने के बाद वह पहुंचा, तो गोन लगाना बेहतर होगा। ठीक है, आफ्टर द ट्रेन हैड गोन या आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड। क्लियर है? चलिए अब देखो सेंटेंस में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, जो पिछले क्लास किए थे ईमानदारी से उनको समझ में आएगा, अगर नहीं भी समझ आए तो पहले समझा देते हैं। ठीक है, देखो एक बात बता रहे, दो ही प्रीपोजिशन का खेल है किसमें? पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के रिलेशन में। जब भी आपको आफ्टर लगा हुआ मिले तो आफ्टर का मतलब होता है के बाद, बिफोर मतलब होता है के पहले। बिफोर के बाद हमेशा देखो, और बिफोर से पहले, आफ्टर के बाद और आफ्टर से पहले, यही खेल है। समझ पा रहे? अगर आफ्टर के बाद लिखो तो पास्ट परफेक्ट लिखोगे, पास्ट क्या लिखोगे? परफेक्ट, समझे? और इससे पहले क्या लिखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर है? क्या लगाओगे? पास्ट इंडेफिनिट। और हर बच्चे को आपको तो मालूम होगा, पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट हैड प्लस V3, खत्म। अब यहाँ पे देखिए बिफोर, ये शॉर्टकट है, समझदारी आए नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इससे। बिफोर का मतलब क्या होगा? उल्टा चलना। आफ्टर पहले, बाद में क्या लिया? पास्ट परफेक्ट, तो ये क्या लेगा? पास्ट इंडेफिनिट। क्या लेगा? पास्ट इंडेफिनिट ले लेगा। समझे कि नहीं समझे? और पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है? सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। बिफोर के केस में क्या होगा? पहले क्या लगाओगे? पास्ट परफेक्ट, तो सब्जेक्ट हैड प्लस V3 यानी पास्ट परफेक्ट लिख लेना। समझ पा रहे? पास्ट परफेक्ट। अब देखिए मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ, आपको पकड़ना है कि कौन सा ऑप्शन बेहतर होगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? इसी बेस पे देखो, पिछले क्लास आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये समझने पे आप समझ जाओगे, वहाँ क्वेश्चन लगा लोगे, भले आपको समझदारी 0 हो लेकिन नंबर आ जाएगा इससे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? क्लियर? अब देखिए मैं पहला क्वेश्चन लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँ ही वेंट देयर, ही वेंट देयर, यानी पहले मैंने क्या लिख दिया है? पास्ट एंड डेफिनेट, यानी पास्ट एंड डेफिनेट लिखा। ठीक है कि नहीं लिखा? फिर लिखूँ आफ्टर दे फिल इन द ब्लैंक्स देयर। ठीक है ना? अब आपको ऑप्शन भरना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले लिखेंगे गो, बी ऑप्शन में लिखेंगे चलो हैव गोन, सी ऑप्शन में लिखते हैं हैड गोन, और डी ऑप्शन में लिखता हूँ आर गोइंग। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं ना होगा? पक्का? ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है। दूसरा क्वेश्चन में लिखूँ द पुलिस केम, फिर लिखता हूँ आफ्टर द थीफ, आफ्टर द थीफ, फिल इन द ब्लैंक्स, और उसमें आपको वर्ब डालना है। ठीक है ना? पहले लिखता हूँ हैड फ्ले, बी ऑप्शन में लिखता हूँ फ्लेड, सी ऑप्शन में हैड फ्लेड, चलो हैव फ्ले कर लो, हैव फ्लेड, और डी ऑप्शन लिखेंगे हैड फ्लेड। बोलिए कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ, अबर कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? तीसरा क्वेश्चन, आई हैड डन दिस वर्क, आई हैड डन इट लिखो बिफोर ही फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शन डज, बी ऑप्शन, डिड, सी ऑप्शन, हैड डन, डी ऑप्शन, विल डू।
कौन सा ऑप्शन आप सही है? हाँ, आप कौन सा सही होगा? समझ में आया? इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा और है नहीं। अगर आपको सीधे सीधा कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये बातें याद रखना है कि बिफोर से पहले अगर पास्ट परफेक्ट है तो बाद में इसमें पास्ट इंडेफिनिट आने वाला। अगर आफ्टर लगा हुआ है तो उल्टा होगा बिफोर का, इसको एक्सचेंज कर देना बस। समझ पा रहे? बिफोर का उल्टा चलेगा आफ्टर। समझे कि नहीं समझे? पक्का कर लेंगे, इसको कॉपी कर लीजिए। उसके बाद आगे एरर वाला क्वेश्चन बनाते हैं। जल्दी कीजिए और हेडिंग डालिए। इंटेंशन ऑफ स्पीकर इसके बाद करवाएंगे स्पेशल केस में। पूरा इमेजिनेशन वाला जो केस होता है ना, पूरा वो इंटेंशन ऑफ स्पीकर में ही चला देगा। इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ द टाइम, इट इज़ अपॉर्चुन टाइम, ये सब जो है ना आगे पढ़ाएंगे। अलग से ही वो पूरा चैप्टर है। डू इट फास्ट। इस पर ट्रांसलेट करवा ही दिए, एरर करवा देता हूँ। हेडिंग डालिए, क्या डालें? फाइंड द एरर इन अ सेंटेंस। अब चलो, अब मैं सेंटेंस इंग्लिश में लिखूंगा, उसमें एरर पकड़ना कि गलती कहाँ पे। अब बस इसी बेस पे समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? बाकी ये सब पॉइंट हमने पहले बता दिया था कि क्यों और कैसे लगेगा। ट्रांसलेशन बेस करवाए थे तभी करवा दिए थे, ठीक है ना। अब एक जो हेडिंग डाले थे फाइंड द एरर इन अ सेंटेंस, वो आपके ऊपर वो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। चलो, शी हैड डन इट बिफोर ही गोज देयर। चलिए सेंटेंस में बताओ। गड़बड़ तो एकदम देखते ही लग जाएगा कि कुछ है ही नहीं सर। गड़बड़ कहाँ पे? गोज पे। होना क्या चाहिए था? बिफोर के बाद क्या लगाते हैं? वेंट ना। तो बताइए गोज की जगह क्या लगाओगे? वेंट लगेगा। ऐसा एरर देता है सेंटेंस में। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? पक्का। चलो एक दो सेंटेंस और ले लो। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। शी डिड दिस बिफोर ही मेट मी। शी मेट मी कर लेना, ठीक है। बताओ कहाँ पे एरर है, गलती है, बोलो। अब बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट, पहले पास्ट परफेक्ट है ना। देखो लगा ही नहीं, क्या लगना चाहिए था? डिड को हटा देना चाहिए था। हैड प्लस क्या लगाओगे? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। डिड का क्या लगेगा? डन। क्या ऐसा आएगा तो बना लोगे पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का। चलिए इसको आप क्लोज कर दो, ठीक है। अब हेडिंग डालिए। यहाँ तक अब पढ़ने के बाद छोड़ दीजिए। अब आगे हेडिंग डालिए फ्यूचर वाला केस, ठीक है। हाँ हाँ, अभी ख़त्म नहीं हुआ। वो इफ़ वाला केस है ना, ये काश वो वाला होता, वो इंटेंशन ऑफ स्पीकर में पढ़ेंगे। इट इज़ अबाउट इट, मैं बता रहा हूँ ना, हाई टाइम नहीं तो बोलो डायरेक्ट पढ़ा के निकल जाते हैं। जैसे कैसे है ना, उसमें भी है कि बस ये आए तो ये लगाएं। अंडरस्टैंडिंग नहीं आए क्वेश्चन बन जाएगा, ये गारंटी है। बोर्ड में बैठोगे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लेकिन समझदारी नहीं रहेगा, समझदारी उसमें ज़ीरो हो जाता। लेकिन हाँ नंबर बहुत हाई फाई आएगा। इसलिए एग्ज़ाम में अगर कोई नंबर ज़्यादा लेके आ गया, बहुत ज़्यादा समझदार है, इसका कोई लॉजिक नहीं बना सकता कि बहुत ज़्यादा समझदार है इसलिए नंबर ज़्यादा लाया। समझ पा कि नहीं पा रहे? कभी कभी लक साथ देता, कभी कभी नहीं देता किसी का। मालूम चला किसी ने याद किया वही आ गया तो लक ज़्यादा हाई दे दिया, और कोई याद किया रात भर वो नहीं आ पाया तो अनलकी हो गया वो। यही फ़र्क है। तो ऐसा मार्क्स से देखोगे, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कभी मार्क्स से कभी भी बेसिस पे वो डिसाइड नहीं करता कि लड़का इंटेलिजेंट है। वो कंपटीशन दो, उसके बाद एंट्री करो मेरा। समझ पा कि नहीं पा रहे? चलिए ये बातें समझ में आ गया होगा कि एरर कहाँ पे था, क्यों था, समझ में आया। ये कौन बच्चे बताएंगे? जो 2 क्लास पहले से किए हैं वो, समझे। अब इनको हटा दो, अब हेडिंग डाली। चलिए अब एक बात देखो, ध्यान रखना है। फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट दो ही से क्वेश्चन बनता है बाबू, ठीक है, एडवांस में। बाकी और किसी से उतना बनता है नहीं, ठीक है ना। चलिए
अगो बिफोर तो बता दिए थे, अगो बिफोर बताए थे क्या, डिफरेंस कहाँ पे है, बाकी वो लगाने से लास्ट है, हाँ वो सब बताए थे नहीं, हाँ नहीं। देखिए सुनियो, अगो बिफोर में क्या फ़र्क है, जैसे मैं लिखूँ ही डिड दिस वर्क, ही डिड दिस वर्क, है ना, 3 ईयर्स, और मैं लिखता हूँ अगो और यहाँ पे लगाता हूँ बिफोर, ठीक है ना। इन दोनों में कहें कि बताइए कौन सा बेहतर है, अगो लगेगा कि बिफोर लगेगा। एक और सेंटेंस लिखें, व्हेन ही वाज इन लंदन, व्हेन ही वाज इन लंदन he had done it 3 years, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे अगो और एक लिखता हूँ बिफोर। सुनो देखो, 2 पॉइंट से समझ जाना कहाँ पे बिफोर आएगा कहाँ पे अगो। अगर पास्ट इंडेफिनिट का रिलेशन डायरेक्ट बना रहा है तो हमेशा क्या लगाओगे, अगो लगाना। बातें समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। अगर मालूम चला पास्ट इंडेफिनिट का रिलेशन नहीं है, उससे भी पहले कोई काम हुआ, पास्ट ऑफ पास्ट में जा रहा है, पास्ट परफेक्ट में जा रहा है, तो वहाँ पे अगो ना आकर हमेशा क्या लगाओगे, बिफोर। नरेशन में भी टॉपिक देखते हो, अगो का बिफोर क्यों करते हो, क्योंकि पास्ट ऑफ पास्ट में लेके चले जाते हैं। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। आगे नरेशन टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें देखना क्या होता है कि अगो का बिफोर में बदलते हो। क्यों बदलते हो, पास्ट ऑफ पास्ट जहाँ भी मिलेगा, देखो लिखा हो ना, व्हेन ही वाज इन लंदन, जब वह लंदन में था, ही हैड डन इट, वह इसे कर लिया था 3 ईयर्स। अगो आप नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, ये जब लंदन में था तो उससे पिछले की बात है, उससे पीछे 3 साल की बात है, तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, बिफोर। पास्ट ऑफ पास्ट के लिए क्या लगाना पड़ेगा, बिफोर। और जब ये देखो डायरेक्ट पास्ट इंडेफिनिट की बात करेगा तो हमेशा क्या लगाओगे, अगो लगाओगे। मुझे उम्मीद है कि क्लियर है। एक एरर इस पर देंगे तो बनेगा। चलिए देखिए, मैं लिखूँ व्हेन शी वाज इन दिल्ली, व्हेन शी वाज इन दिल्ली, व्हेन शी वाज इन दिल्ली, ही had met that person 2 years ago। अब बोलिए सेंटेंस में कहाँ पे गलती है, फाइंड आउट द एरर, किस जगह पे मैंने गलती कर रखा है, बाकी कहाँ पे गलती नहीं है। देखो यहाँ तक चलो, व्हेन शी वाज इन दिल्ली, जब वह दिल्ली में थी, है ना। जैसे वह लंदन में था तो यहाँ वो क्या थी, दिल्ली में थी। ही हैड मेट दैट पर्सन, वह उस चलो शी ही लगा लेना, शी हैड मेट दैट पर्सन 2 ईयर्स अगो। अब खुद बताओ, जब वो दिल्ली में थे उससे पहले 2 साल पहले की बात कर रहा है कि वह 2 साल पहले उससे मिल चुकी थी। तो अब बताओ यहाँ पे अगो नहीं आएगा, क्योंकि पास्ट का रिलेशन पास्ट से होगा, तो क्या लगाओगे यहाँ पे, बिफोर आएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। जैसे मैं लिखूँ आई डिड दिस वर्क, और मैं लिखता हूँ 2 ईयर्स बिफोर। अब बताओ मैंने सेंटेंस में क्या गलती कर रखा। ये सेंटेंस नंबर 1, नंबर 2 गलती कहाँ है, बिफोर को हटा के अगो करेंगे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। जल्दी से कॉपी करो। और पास्ट इंडेफिनिट के साथ भी बिफोर आता है, वो नरेशन कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। ऐसा ना समझेंगे कि पास्ट ऑफ पास्ट में सिर्फ बिफोर जाता है, ठीक है। हाँ, आगो का बिफोर पढ़ते हैं उसमें भी। तो उस टॉपिक के लिए छोड़ दीजिए, वहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल ऐसे ही पढ़ के निकलिए, ठीक है। जब पास्ट ऑफ पास्ट का रिलेशन पास्ट से हो तब बिफोर, अगर सिर्फ प्रेजेंट से पास्ट का रिलेशन हो तो आगो हटा दिया जाए। चलिए 2 पॉइंट और लिखिए जिससे क्वेश्चन बनता है। Sir, I did this but 2 years ago, 3 years ago. तो कहाँ लिखा है, यहाँ आई डिड दिस वर्क, यहाँ पे नंबर लिख लेना 2, 3 जो भी लगाना है अपने अकॉर्डिंग नंबर डाल देना।
ठीक है, आगे पढ़ाया जाए। चलिए हटा दें। चलो आप देखो, एक बात कह रहा हूँ, फ्यूचर टाइम जब भी देखे आपको कहाँ हमेशा क्या लगाओगे, फ्यूचर टेंस ही लगेगा। जैसे बताओ टुमारो मतलब होता आने वाला काम। जैसे लास्ट याद है आपको, लास्ट के साथ पास्ट लगेगा, जितने भी लास्ट लगे समझो कौन सा टेंस आएगा, पास्ट आएगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, उसमें भी देखना पड़ता है। ज़्यादातर केस में पास्ट इंडेफिनिट आता है, कुछ कुछ केस में पास्ट परफेक्ट तक जाएंगे। जब हम लोग इंटेंशन ऑफ स्पीकर को पढ़ेंगे तो उसमें दिखाएंगे, ठीक है ना। स्टरडे के साथ ऐसे नहीं कि पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे, पास्ट ऑफ पास्ट में पास्ट परफेक्ट तक जा सकता है, या पास्ट इंडेफिनिट भी पास्ट परफेक्ट तक जा सकता है। तो ऐसा रटना मारने की बात नहीं है। फिर भी मतलब टुमारो देखते ही फ्यूचर की बात है। नेक्स्ट मतलब क्या होता है, अगला। नेक्स्ट अगर मैं लिखूँ डे, तो बताओ नेक्स्ट डे मतलब क्या होता है, अगला दिन। मैं नेक्स्ट अगर डे के बाद आगे चले जाओ क्या मिलेगा आपको, वीक। वीक से आगे जाओगे तो क्या मिलेगा, मंथ। मंथ से आगे जाओगे तो क्या मिलेगा, ईयर। समझे कि नहीं समझे, डॉट डॉट डॉट। जब भी फ्यूचर टाइम मिलेगा तो क्या लगाओगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे लिखेगा ही फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना, गो देयर। चलो फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ब भी डालना है, पूरा वर्ब डाल देते हैं। देयर सिर्फ लिख के छोड़ देते हैं। और ऑप्शन में लिखता हूँ वेंट, बी ऑप्शन में, चलो टाइम लगा ही लेता हूँ, नेक्स्ट ईयर लगा लेता हूँ यहाँ पे। अब जैसे ही टाइम लगाया तो फ्यूचर का टाइम है तो ऑटोमेटिक वर्ब भी टाइम के अकॉर्डिंग ही आता है, क्योंकि टाइम टेंस क्या होता है, अकॉर्डिंग टू टाइम वर्ब इज यूज्ड। यही तो आप टाइम और टेंस पढ़ते हैं। अब यहाँ पे बताओ ये पास्ट आ गया, ऑप्शन बताओ, देखते ही कहोगे गलत है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, ये आपके बोर्ड लेवल है, बोर्ड में ऐसे ही पूछ देता। अब फिर लिखेगा गोज़, ठीक है ना। सी ऑप्शन में लिखेगा विल गो, और डी ऑप्शन में आपका लिख देगा, ठीक है ना, विल गो में लिख देगा चलो हैड गोन, या हैव गोन लिख लेते हैं, प्रेजेंट में ले लो। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, समझे कि नहीं समझे। इस तरह से लेवल पूछता है, मतलब आपके बोर्ड लेवल ऐसे ही पूछ देता है। कितना मज़ा है, कहोगे कुछ नहीं है। जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन इस पर ले लूँ, ठीक है ना, आई फिल इन द ब्लैंक्स हिम, और फिर कहूँगा टुमारो, टुमारो, ठीक है ना। पहला ऑप्शन में देंगे, ए ऑप्शन में मीट, बी ऑप्शन में मेट, सी ऑप्शन में देंगे हैव मेट, डी ऑप्शन में दे दूंगा विल मीट, शैल मीट लगा लो। आगे चल के फिर डिफरेंस विल और शैल में पढ़ेंगे। फिलहाल बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, बोलो। बोर्ड मॉडल ऐसे ही आपका, देखते ही आंसर लगा लोगे। कहोगे फ्यूचर टाइम है, आने वाला टेंस भी फ्यूचर होगा, तो सब पास्ट, देखो प्रेजेंट टाइम है, ये क्या है, पास्ट टाइम है, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, जबकि आने वाला फ्यूचर टाइम है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही होगा। बस मुझे उम्मीद है कि ये बातें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये क्वेश्चन उतार लीजिए, फ्यूचर इंडेफिनिट से इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा। क्लियर, जल्दी करो। फ्यूचर इंडेफिनिट का बेसिक पढ़ा दिए, पढ़ाए है ना, बहुत पहले पढ़ाएं। वह जाएगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, ऐसा वाला टेंस। सब्जेक्ट विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब वाला केस याद है आपको। रिवीजन मस्ट है, ज़रूरी है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं, एकदम हल्का हल्का है ना, ये सब तो कुछ है ही नहीं। चलिए हो गया होगा। 10 मिनट और है, 15 मिनट खींच लेते हैं। कोई बात नहीं, उतना में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, टेंशन ना लो। बाई प्लस टाइम का केस देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है और क्यों यूज़ होगा। ठीक है, हटा दो इसको, कोई डाउट किसी को तो है नहीं। फ्यूचर जहाँ दिखा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टाइम, तो टेंस भी कैसा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ,
पहले समय आया होगा कि टेंस आया होगा? टाइम पहले आया कि टेंस आया? टाइम पहले आया ना। अगर टेंस ना भी होगा तो टाइम तो चलता रहता होगा। अच्छा, डिपेंड टेंस टाइम के ऊपर है कि टाइम टेंस के ऊपर है? टेंस टाइम के ऊपर है, तो टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को चलना पड़ेगा। होता है कि नहीं होता? इसीलिए जब भी एरर फाइंड आउट करने के लिए आए तो टाइम को मत काटिएगा। किसको काटना है? वर्ब को काट के उसको टाइम के अकॉर्डिंग फिट करना होता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? यही टेंस है सीधा सीधा। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट समझना। देखो बाई प्लस टाइम हमेशा देखोगे दो जगह पे यूज़ होता है। एक आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आएगा। किस में आएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आएगा, ठीक है ना। और दूसरा एक आता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट में पहले मैं इसका 2-3 हिंदी करा देता हूँ। फिलहाल मैंने बेसिक जब पढ़ाया था तो उसको हिंदी से रिलेट किए थे। जैसे मैं बोलूँ वह पहुँच चुका होगा, वह पहुँच चुका होगा, वह पहुँच चुका होगा। आगे हम लोग मॉडल में इसको और तरीके से ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें कॉन्सेप्ट बताएंगे कि देखो ऐसा नहीं है कि इसको फ्यूचर परफेक्ट मानेंगे, कभी कभी इसको पास्ट से रिलेट कर लेंगे हम लोग, लेकिन अभी नहीं। जब मॉडल पढ़ाएंगे तब मूड से रिलेट करेंगे कैसे होता है। फिलहाल इसको फ्यूचर परफेक्ट मान के चलो कि ऐसा लगे कि फ्यूचर में कोई निश्चित समय में ये काम हो चुका हो, तब लगाते हैं फ्यूचर परफेक्ट। वह पहुंच चुका होगा, आप अनुमान लगा रहे हैं तो इसको ट्रांसलेट क्या करोगे? ही, उसके बाद क्या लगाओगे? विल या शैल, हैव प्लस V3 लगा लेना। हैव, उसके बाद क्या लगाओगे? पहुंचने का रीच होगा, थर्ड फॉर्म क्या लगेगा? ही विल हैव रीच्ड, वह पहुंच चुका होगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? लेकिन सुनो, मैं कहूँ वह कल तक वहाँ, कल तक वहाँ पहुँच चुका होगा, पहुँच चुका होगा। अब देखिए आ गया टाइम कल तक, ठीक है ना, कल तक। तो अब बताओ इस केस में जब भी आप ट्रांसलेट करने जाओगे फ्यूचर परफेक्ट का तो रिलेशन लोगे ही, उसके बाद क्या लगाओगे? विल हैव तो लिखना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड फॉर्म वर्ब क्या होगा? रीच का रीच्ड बनाओगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ही विल हैव रीच्ड, इसका मतलब वह पहुंच चुका होगा। कब तक भाई? अच्छा वहाँ भी है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस देयर। उसके बाद कल तक, तो आप हमेशा यहाँ पे क्या लगाओगे? बाई प्लस टाइम। तो कल के लिए क्या लगाओगे? फ्यूचर टाइम है तो टुमारो लिखना पड़ेगा, तो बाई टुमारो लिखोगे। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का ना? अच्छा, कभी कभी है कि फ्यूचर इंडेफिनिट भी इसका यूज़ होता है। अब देखिए इसमें पहले मैं क्वेश्चन करा लेता हूँ। शी फिल इन द ब्लैंक्स दिस वर्क बाई नेक्स्ट ईयर, बाई नेक्स्ट ईयर। और आपको 4 ऑप्शन दे देता हूँ। कहता हूँ हैज़ डन दिस वर्क, है ना। बी ऑप्शन में देता हूँ हैड डन। सी ऑप्शन में देता हूँ विल हैव डन, विल हैव डन। और डी ऑप्शन में देता हूँ डिड। बोलिए कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ, सी ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले इसको छापिए। बाई प्लस टाइम अगर कहीं भी दिखे 2 टेंस को याद रखना आपको, एक फ्यूचर परफेक्ट का, एक फ्यूचर इंडेफिनिट का, ठीक है। डू इट फास्ट। चलिए देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट में बाई का यूज़ कैसे करोगे। मैं एक पहले सेंटेंस लिख लेता हूँ, ठीक है। जब देखो सबसे पहले अगर बाई प्लस टाइम आया तो सबसे पहला प्रेफरेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट को दोगे। अगर फ्यूचर परफेक्ट ना हो तो वहाँ पे आप फ्यूचर इंडेफिनिट को सेकंड प्रेफरेंस देना। जैसे मैं कहूँ वह कल तक वहाँ पहुँचेगा, वह कल तक वहाँ पहुँचेगा, पहुँचेगा। ही, उसके बाद क्या लगाओगे? विल रीच देयर। उसके बाद आप बाई लगा के टुमारो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। तो आपने देखा फ्यूचर इंडेफिनिट में भी बाई का यूज़ आप करोगे। बाई टुमारो मतलब कल तक वहाँ पहुँचेगा, कल तक मैं इस काम को करूँगा, ठीक है ना। कल तक, जैसे वह कल तक वह इस काम को करेगा, वह इस काम को करेगा। तो आप क्या ट्रांसलेट करोगे? वह इस काम को करेगा, तो ही विल डू लगाओगे, ही विल। उसके बाद क्या लगाओगे? डू दिस वर्क हो जाएगा, डू दिस वर्क लिखोगे। और बाई लगा के फिर क्या लगाना है?
टुमारो लिखना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछ देता है, शी फिल इन द ब्लैंक्स करेगा, दिस बुक लिखेगा, बाय लगा के टुमारो दे देगा। लिखेगा विल रीड लिखेगा पहला ऑप्शन, रीड्स लिख देगा सेकंड ऑप्शन, सी ऑप्शन में आपको रेड दे देगा, डी ऑप्शन में आपको देगा रीडिंग लिख के छोड़ देगा। बोलिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? ठीक है, विल रीड कहेंगे। अगर ऑप्शन चेंज हो, यहाँ पे हो सकता है ऑप्शन चेंज में कहीं पे हैव विल हैव प्लस रेड लिखा हुआ है, तब उसको पहला प्रेफरेंस देना। समझ पा रहे? नहीं तो किसके साथ? फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ आप चलोगे। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट था। अब देखिए टेंस पे जो भी क्वेश्चन बनता है लगभग मैंने सॉल्व करवा दिया है, आपने कर लिया है। अब क्या करेंगे, इंटेंशन ऑफ स्पीकर आपको पढ़ाते हैं, जिसमें इमेजिनेशन होगा। यस, इमेजिनेशन होगा और कल्पना कोरी वाली बात होंगी। ठीक है ना? फ्रॉम टुमारो, है ना, ऑनवर्ड्स वी विल डू। कोई डाउट है? नहीं? चलिए